हे हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारूक और जो हम आज वीडियो करने वाले हैं दैट इज ऑन द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सो रादर देन हम थ्योरी डिस्कस करें अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन माने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो इंडिया के पास है 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। सो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे या करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे नजर घुमाइए। स्टार्ट होता है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जो क्राउन माना जाता है, और जो एंड करता है इंडिया की मेन लैंड एट द पॉइंट ऑफ कन्याकुमारी, जो बढ़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये इंडिया की मेन लैंड है। वेस्टर्न साइड पे आते हैं गुजरात, और आपके ईस्टर्न मोस्ट साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट साइड पे आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश। सो दैट इज द इंडिया की मेन लैंड। इसके अलावा इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया और लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। अंडमान निकोबार पड़ता है बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप पड़ता है आपके अरेबियन सी ऑन द वेस्ट हैंड साइड पर। 3 समुंदर हैं जो इंडिया के कॉन्फ्लुएंस में है। पहला ईस्टर्न साइड पर आता है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल के बिल्कुल नीचे रखिएगा। अरेबियन सी आता है आपके वेस्टर्न साइड पे, गुजरात के बिल्कुल नीचे रखिएगा। और भारत के चरण पे आता है आपका इंडियन ओशन। क्लियर हो गया। इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है भारत, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है भारत। क्लियर, ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर बात हो रही है वो हो रही है कोस्टल लाइन की। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि 3 समुंदर हैं इंडिया के पास। कौन कौन सा? अरेबियन, बे ऑफ बंगाल और चरण पे आ गया इंडियन ओशन। मैप इंडिया का, जब पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात होती है, कोई भी ऐसी बात होती है भारत की, तो मैप तो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज द मैप। नाउ कोस्टल लाइन जब हम बात करते हैं तो कोस्टल लाइन होती क्या है? हम उन बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं जो जिनका बॉर्डर, जो शेयर करती हैं अपना बॉर्डर विद द समुंदर। ठीक है, विद द सी। कौन कौन से सी? अरेबियन एंड द बे ऑफ बंगाल। उनके साथ जो जो राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं या यूटीज अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी। सो टोटालिटी में अगर हम काउंट करें कि इंडिया की टोपोग्राफी, नॉर्थ में इंडिया के पास हिमालयस है, ईस्ट में इंडिया के पास हिमालयस है, नीचे इंडिया के पास समुंदर है, तो एक डाइवर्स टोपोग्राफी का इंडिया मालिक है। ठीक है, बात हो रही है कोस्टल लाइन की। कौन कितनी स्टेट्स हैं? आपको क्या लगता है कि कितनी स्टेट्स हैं जो अपना बाउंड्री शेयर करती हैं समुद्र के साथ? 9 स्टेट्स। और कितनी यूटीज है जो बाउंड्री शेयर करती हैं समुद्र के साथ? 4 यूटीज हैं। क्लियर हो गई बात। नाउ इसमें क्वेश्चन पूछता है कि टोटल लेंथ क्या है कोस्टल लाइन की। कोस्टल लाइन एक बार देख लेते हैं थ्रू मैप। तो कोस्टल लाइन की जब बात होती है, गुजरात काठियावाड़ से ये कोस्टल लाइन आपकी स्टार्ट होती है। वेस्ट बंगाल, अब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, दिस इज द कोस्टल लाइन। सो कितनी कोस्टल लाइन है? क्वेश्चन है कि इस कोस्टल लाइन की अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितनी होगी। तो इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 7500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। कहीं जगहों पे 7516 किलोमीटर मिलेगा, कहीं जगहों पे 7500 मिलेगा, कहीं जगहों पे 7520 मिलेगा। बट जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज 7500 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, उसके साथ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हुए जाते हैं। मैंने कहा कि 9 ऐसे राज्य हैं जो अपनी बॉर्डर या अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं समुद्र के साथ। कौन कौन से हो गए? हम मैप से थ्रू पढ़ते हैं रादर देन दिस। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा एंड बंगाल। सो दीज आर द 9 स्टेट्स जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है समुद्र के साथ। 4 यूटीज आ गई, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो टोटल में 9 आपकी स्टेट्स आ जाती हैं, 4 आपकी यूनियन टेरिटरीज आती हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं समुद्र के साथ। कौन से समुद्र आ गए? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी, ठीक है। इसमें से यही बताया है कि 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिल, आंध्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। एंड 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड लक्षद्वीप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कोस्टल लाइन की बात हुई, ये तो पता चल गया कि टोटल हमारी जो इंडिया की कोस्टल लाइन है वो 7500 है। ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसा राज्य है या कौन से ऐसी जगह है, स्टेट है जिसके पास सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है।
सो क्या वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है या आंध्र प्रदेश है? तो मैप से अगर आप देखेंगे, थ्रू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखेंगे, ये रेड जोन जिसे कहते हैं गुजरात, ये सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है अरेबियन सी के साथ, बिकॉज इसके नीचे अरेबियन सी ही पड़ता है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो किस स्टेट की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हो गई दोस्तों? गुजरात की। अप्रोक्सीमेटली 1600 या कहीं जगहों पे 1214 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा इस स्टेट की बाउंड्री है जो शेयर होती है समुद्र के साथ। कौन से समुद्र के साथ? अरेबियन सी के साथ। ठीक है, दैट इज वाई गुजरात के पास बहुत से सी पोर्ट्स भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फैक्चुअल लेते हैं। गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, 25.4% नेशन का शोर जो है वो कवर करता है गुजरात। काठियावाड़ जो एक जगह है, वहां से गुजरात की ये जो कोस्टल लाइन है वो शुरू होती है, और इट्स अ गेटवे टू बीचेस लाइक नगांव, द्वारका एंड मोर। गुजरात के पास अप्रोक्सीमेटली 41 सी पोर्ट्स हैं। अब ये बोल रहा है कि इंडिया में कितने स्टेट्स के पास कोस्टल लाइन है, शेयर करती है कोस्टल लाइन, तो हम कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली जो टोटल कोस्टल लाइन है इंडिया की वो 7500 किलोमीटर है। कितनी स्टेट्स हैं जो शेयर करती हैं कोस्टल लाइन? दो स्टेट्स आर 9। कितनी यूटीज है जो शेयर करती है कोस्टल लाइन? आपकी 4। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कहां पर है, कौन से राज्य की है? दैट इज योर गुजरात। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 इज द करेक्ट आंसर। इसको हम देख लेते हैं, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है बड़े से छोटे में। गुजरात के पास सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय तमिलनाडु, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय केरला, फॉलोड बाय ओडिशा, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। सबसे कम, सबसे बड़ा गुजरात, सबसे कम जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है समुद्र के साथ, या सबसे कम जिसके पास कोस्टल लाइन है वो है हमारा छुटपुट गोवा। ठीक है, स्मॉल स्टेट भी है ये। क्लियर हो गया बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये जो टर्म रत्नकारा दिया गया था, ज्वेल्स एंड जेम्स, ये किस सी के बारे में या किसके बारे में ये बात हुई थी? क्या ये बात हुई थी अरेबियन सी जो आपके गुजरात के नीचे पड़ता है? क्या ये बात हुई थी बे ऑफ बंगाल जो आपके बंगाल के नीचे पड़ता है? क्या ये बात हुई थी इंडियन ओशन की जो आपकी चरण पे पड़ता है? या ये गंगा यमुना और सरस्वती जो प्रयाग में इनका जो मिलन होता है इनका, या ये रत्नकारा उसको डिनोट करता है? जो रत्नकारा टर्म यूज हुई थी दोस्तों, वो हुई थी जो हमारे साउथ में पड़ता है, हमारे भारत के चरण पे पड़ता है, वो कौन सा समुद्र है? इंडियन ओशन। ठीक है, रत्नकारा उसका ही नाम है। आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन इज ओवर हियर, राइट, एंड भारत कहां पर है? भारत आपका यहाँ पर है। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि इंडियन ओशन जो है वो भारत के साउथ में ये चरण पे पड़ता है। यहाँ पे अरेबियन आ गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ गया। चलो आगे, अब बताओ, सी कोस्ट पर ही रहते हैं हम, बात अभी कोस्टल की कर रहे हैं, फिर हम आइलैंड्स पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टेट्स की बातें करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चलते हैं। ठीक है, अब बताओ, कोस्टल लाइन हमने डिस्कस कर ली, गुजरात के पास सबसे ज्यादा है, गोवा के पास सबसे कम है, ये बात क्लियर हो गई हमारी। ये भी पता चल गया कि 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है टोटल इंडिया के पास, क्लियर हो गया। 9 ऐसे राज्य हैं जो शेयर करते हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जो शेयर करती है। क्वेश्चन पूछता है कि जो सी कोस्ट है, अब बताओ तमिलनाडु का, जिसकी कैपिटल है चेन्नई, जो आपके साउथ में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम सरकार कोस्ट कहते हैं, कौन कोस्ट कहते हैं, मालाबार कहते हैं, या कोरोमंडल कहते हैं? तो अपनी नजर घुमाओगे आप यहाँ पर, ठीक है, मैप की तरफ। कौन कोस्ट तो बेटा महाराष्ट्र और ये कर्नाटका का है, तो कौन को हटा दो। ठीक है, मालाबार तो ये कर्नाटका और केरला वाला है, इसे भी हटा दो। ठीक है, सरकार जो नॉर्दर्न सरकार है ये आपके आंध्र प्रदेश और बंगाल वाले के पास है, इसे भी हटा दो। ठीक है, तो तमिलनाडु का सी कोस्ट का नाम क्या हुआ? तमिलनाडु के सी कोस्ट का नाम हो गया दोस्तों कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम ये चीजें निकालते हैं, ये फैक्ट्स निकालते हैं कि सरकार या किरकार, नॉर्दर्न सरकार आ जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश से लेकर ये आपके यहाँ तक वेस्ट बंगाल या ओडिशा तक आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर कोंकण जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका का आ गया, मालाबार आपका ये केरला वाला पार्ट आ गया, कोरोमंडल, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच वाला पार्ट आ गया। तो तमिलनाडु का जो सी कोस्ट अगर पूछता है तो कौन सा हो गया?
कोरोमंडल हो गया। अगर तो केरला का पूछेगा तो क्या करोगे, मालाबार करोगे। कर्नाटका का पूछ लेगा तो क्या कर दोगे, कोंकण कर दोगे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले का पूछेगा तो क्या कर दोगे, नॉर्थन सरकार कर दोगे। तो कोस्टों के तो नाम तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ओके। इसने थोड़ा सा यहाँ पर हमने ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैप लगाया है। दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट। ये तमिलनाडु है, ये आपकी स्टेट, और ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट, जिसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ है 352.7 किलोमीटर्स। अब किस ऑफ द फॉलोइंग को, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम केप कॉमोरियन के नाम से जानते हैं? क्या ये मिजोरम है? कश्मीर को हम केप कॉमोरियन कहते हैं, कन्याकुमारी को कहते हैं, गुजरात को कहते हैं। तो क्या लगता है केप कॉमोरियन हम किसको कहते हैं? कश्मीर को तो नहीं कहते, इसको तो एलिमिनेट कर दोगे। गुजरात तो नहीं, मिजोरम तो हो ही नहीं सकता, ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, गुजरात और कन्याकुमारी के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है, बट जो कन्याकुमारी जो इंडिया के मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ऐसे तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, मेन लैंड का, मेन टेरिटरी का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी, जो पड़ता है तमिलनाडु में। इसे हम केप कॉमोरियन के नाम से भी जानते हैं। कन्याकुमारी इज ऑल्सो नोन एज केप कॉमोरियन। अब मैं बताऊंगी क्यों केप कॉमोरियन इसे नाम से जानते हैं। सो एक्चुअली क्या हुआ, कन्याकुमारी का नाम पड़ा अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, सो देयर वाज अ गॉडेस बिलीव्ड टू बी कि कन्याकुमारी वाज अ सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और उनके नाम पे पड़ता है। अब जब डच वहां पर आ गए और उन्होंने पुर्तगीज ईस्ट इंडिया से ले लिया था, तो उन्होंने इस कन्याकुमारी को, क्योंकि प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी हो रही थी, तो इसको छोटे करने के लिए इन्होंने कॉमोरियन कर दिया। ब्रिटिशर्स ने भी इसे केप कॉमोरियन ही रखा अपने रूल में, एज कन्याकुमारी को केप कॉमोरियन रखा। एंड व्हेन जब हम आजाद हुए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने इसे प्रॉपरली चेंज करके केप कॉमोरियन से कन्याकुमारी वापस से बना दिया। ठीक है, सो कन्याकुमारी का नाम पड़ता है हिंदू की गॉडेस से, जो बिलीव्ड है कि वो सिस्टर थी लॉर्ड कृष्णा की। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्कर किया था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से इस कन्याकुमारी को, तो इसको शॉर्टन कर दिया था केप कॉमोरियन की तरफ। ब्रिटिश रेजिम में भी इसे एज माना जाता था, ये एड्रेस किया जाता था एज अ कॉमोरियन, एंड लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रीनेम किया था एज कन्याकुमारी। चलो, सेडल पीक आइलैंड्स की, मैंने कहा ना कि कोस्टल और आइलैंड्स की बात होनी स्टार्ट हुई है। सेडल पीक जो बिलीव्ड है कि ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार आइलैंड कहां पे ट्रेस करोगे इंडिया के मैप पर? यहां पर। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहां पर। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। सेडल पीक यहाँ का हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन पूछता है क्या ये कहां पे पड़ता है? आपको पता है अंडमान के अपने आइलैंड्स हैं, निकोबार के अपने आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड कनेक्ट होता है 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, सेडल पीक, क्योंकि ये एक आपकी यूटी है, ठीक है, कंसोलिडेटेड यूटी है, अलग अलग नहीं है, यूटी है। ठीक है, अंडमान, अब ये पूछ रहा है कि जो सेडल पीक जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार के पास, वो कहां पे है? मतलब वो अंडमान आइलैंड्स में है या निकोबार आइलैंड्स में है? तो जो सेडल पीक जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की दोस्तों, वो पड़ती है आपकी नॉर्थ ऑफ अंडमान में। ठीक है, नॉर्थ ऑफ अंडमान में यहां पे कहीं ट्रेस आउट होती है। अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्लियर हो गई बात? अभी इसने बता देगा कि सेडल पीक कहां पर है। ये रही आपकी सेडल पीक, ये अंडमान सी है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान में है, उसके नॉर्थ में आपका, मतलब नॉर्थ ऑफ अंडमान में आपका सेडल पीक है, जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की। फटाफट चलो, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो आपके बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। कैपिटल मैंने कहा कि पोर्ट ब्लेयर है। इंडिया के पुराना एशियन ट्रेड रूट जो म्यांमार से जोड़ता है, वहां पर ये पड़ता है। ठीक है, एंड अंडमान नेवी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार इसे गए थे यहाँ पर 1789 में, और 1972 में इसे लिंक कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को ईज आउट करने के लिए निकोबार से। इस टू सेट्स को इंडिया ने अपनी यूटी बनाई 1956 में डिक्लेयर की थी। क्लियर हो गई बात? ओके, अब इंटरेस्टिंग से, जैसे कि मैंने कहा कि ये आइलैंड है, आइलैंड्स हैं यूटी अंडमान एंड निकोबार की, तो कितने आइलैंड्स हैं? क्वेश्चन तो ये आता है
200 हैं, 240 हैं, 866 हैं या 836 हैं। तो टोटल जो आइलैंड्स हैं इनमें से इनहैबिटेटेड, अनइनहैबिटेड भी हैं, इनहैबिटेड भी हैं, मतलब वहां पे लोग रहते भी हैं, और कुछ आइलैंड्स भी हैं जो अनइनहैबिटेड है, वहां पे लोग नहीं रहते। सो कितने हैं टोटल में? 836 हमारे पास आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा अंडमान के बारे में ही ये आगे बता रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड का जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो यहाँ से जो नई चीज है जो मैंने बता दी है, फिर भी हम देख लेते हैं कि अंडमान और निकोबार जो कनेक्ट होते हैं वो कहाँ से कनेक्ट होते हैं? 10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है, या कनेक्शन भी आप कह सकते हैं कि कनेक्ट होते हैं बाय द 150 किलोमीटर 10 डिग्री चैनल से। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सी मेमल है, ठीक है, वो वहां पे पाया जाता है, जिसका नाम है सी काऊ या डुगोग। ये एक हर्बीवोरस एनिमल है, मरीन एनिमल है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो जेकेएसएसबी का न्यू पैटर्न है उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन आइलैंड पर ही रहेगा, अंडमान निकोबार पर ही रहेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें चूज करनी है कि करेक्ट वन कौन सी है। तो फटाफट स्टेट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कहता है कि जो बेरन आइलैंड है, ये जो वोल्केनो है, क्या ये इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का? बिल्कुल सही बात। जितने भी दुनिया में वोल्केनोस हैं एक्टिव, उनमें से बेरन इंडिया के पास सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, वो है हमारा बेरन वोल्केनो, जो है हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है दोस्तों ये। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है, क्या बेरन ये जो आइलैंड है ये 140 किलोमीटर दूर है ग्रेट निकोबार से? ये स्टेटमेंट बिल्कुल खराब है, गलत है, क्योंकि अगर बेरन की हम पोजीशन देखेंगे तो वो पोर्ट ब्लेयर से जो पड़ता है आपके अंडमान आइलैंड्स में, वो 135 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से, तो ये अंडमान में पड़ता है, निकोबार में नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्टेटमेंट को क्रॉस कर देते हैं। लास्ट स्टेटमेंट कहती है कि क्या ये लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था 1991, उसके बाद ये कभी इरप्ट ही नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, 1991 में जरूर ये इरप्ट हुआ था ज्वालामुखी, और 6 महीने तक इसका इंपैक्ट देखने को मिला था। 2004 में सुनामी में भी ये इरप्ट हुआ था, तब भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट रिसेंटली ये 2022 में इरप्ट हुआ है, तो 10 बार ये हो चुका है, एक्टिव वोल्केनो है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल खराब है कि ये डोरमेंट नहीं है सिंस देन। सो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सिर्फ नंबर 1 कि हाँ, इंडिया के पास इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज द बेरन आइलैंड। वोल्केनोस के बारे में स्कूल में पढ़ते थे हम लोग कि जब अर्थ से वेरी हॉट सरफेस पे, उसके अर्थ के सरफेस पे निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा, और ये मैग्मा कभी कभी इतना प्रेशर से निकलता है कि अर्थ की क्रस्ट को आर पार करके, और इसी को हम वोल्केनो कहते हैं। एंड इंडिया के पास सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बेरन वोल्केनो। ये देख लो यहाँ पे बेरन आइलैंड या बेरन वोल्केनो, ये आपका पोर्ट ब्लेयर आ गया जो अंडमान निकोबार का कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर भी अंडमान आइलैंड्स में पड़ता है, ठीक है, और बेरन आइलैंड 135 किलोमीटर दूर है सिर्फ पोर्ट ब्लेयर से। अंडमान और निकोबार को डिवाइड क्या करता है? 150 किलोमीटर का चैनल है या जोड़ता है, जिसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया की यूटी बनी थी इन 1956। हो गई बात क्लियर? ठीक है, ओके। पूरे दुनिया में 1359 एक्टिव वोल्केनोज हैं और इंडिया के पास सिर्फ एक है उनमें से, राइट। चलो नेक्स्ट, बेरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो एशियन वोल्केनो कोन्स में से है जो सबमर्ज्ड है इंडियन ओशन में। इस आइलैंड सबसे पहले ये इरप्ट, ये ज्वालामुखी फटी थी इन 1787 में। ओवर द इयर्स ये बहुत बार फट चुकी है, ठीक है, लेटेस्ट अकरिंग इन 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि श्रीहरिकोटा आइलैंड कहां पे लोकेटेड है? ये पता है कि श्रीहरिकोटा किस चीज से जुड़ा हुआ है? आपके स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जुड़ा हुआ है। इंडिया का जो स्पेस सेंटर है वो श्रीहरिकोटा आइलैंड पर है। ये पूछ रहा है कि श्रीहरिकोटा कहां पे है, तो श्रीहरिकोटा क्या चिल्का लेक पर है? चिल्का लेक के बारे में और क्या जानते हो? इट्स द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ एशिया।
ठीक है, या क्या ये माउथ ऑफ महानदी के पास है, क्या ये पुलिकत रिवर के पास है, या माउथ ऑफ गोदावरी के पास है। पुलिकत इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, तो जो श्रीहरिकोटा आपका आइलैंड है वो कहां पे है दोस्तों, वो आपका आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के पास है। ठीक है, चिल्का लेक ओडिशा में है, पुलिकत आंध्र में है। श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो कहां पे पड़ा, नियर द पुलिकट लेक। इसमें क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस आइलैंड का, यहाँ पे हमारा स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाओ। ओके, आइलैंड्स पर ही है हम, स्टेट्स पे नहीं है। अभी हम ऐसे पॉलिटिकल डिवीजन्स को पढ़ेंगे। आपने कॉरल के बारे में, कॉरल रीफ्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस आइलैंड को कॉरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, न्यूमोर, कार्निकुमार, अंडमान या लक्षद्वीप। तो किस आइलैंड को, आपको क्या लगता है कि कौन सा आइलैंड है जिसे ये कॉरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी अभी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन इरप्ट होकर आई जिसने मालदीव्स को भी सरपास कर दिया बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन थी, दैट इज योर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका यूटी है। ठीक है, एंड ये इसे कोरल आइलैंड भी कहते हैं, यहाँ पे कोरल रीफ्स है। एक और क्वेश्चन पूछूं, दुनिया का सबसे ज्यादा कोरल रीफ हमें कहाँ मिलते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोरल आइलैंड कौन सा है, ये आप बताएं मुझे। ठीक है, सोचो और बताओ। चलो, लक्षद्वीप को एक बार फटाफट देख लेते हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है, कवरत्ती। ठीक है, अंडमान की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवरत्ती। टोटल आइलैंड्स लक्षद्वीप के पास 35 है, राइट। उसके पास कितने थे, 836, वो बड़ा है। ठीक है जी, एंड मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, मलयालम और अंग्रेजी का प्रयोग होता है यहाँ पर, एंड इसकी लार्जेस्ट सिटी एंड्रॉयड है। ठीक है, अरेबियन सी में ये पड़ता है आपके। नेक्स्ट, कोरल रीफ्स के बारे में अगर आप देखेंगे, लिविंग ओशन ड्वेलिंग एनिमल्स है। ईच इंडिविजुअल कोरल रीफ अपनी एक कॉलोनी में रहता है। पॉलिप्स में, ये काफी पॉलिप्स से बने हुए होते हैं, ये कोरल रीफ्स बनाते हैं, कोरल ही कोरल रीफ्स बनाते हैं, और इन कोरल रीफ से छोटे छोटे जानवर जो मरीन लाइफ में पाए जाते हैं वो शेल्टर लेते हैं। दैट इज वाई कोरल रीफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ मरीन भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे साइड कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ सीज या मरीन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा कोरल रीफ आपको कहाँ मिलता है, लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ठीक है, चलो आगे। लक्षद्वीप आइलैंड की बात हुई। लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ता है, कैपिटल कवरत्ती है। कितने आइलैंड है लक्षद्वीप के पास, आपकी यूटी है लक्षद्वीप। कितने आइलैंड्स है लक्षद्वीप के पास, 36 या 35 अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी चले पड़े इसके बारे में। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब 100,000 आइलैंड्स। लक्षद्वीप इंडिया की सबसे छोटी छुटपुट यूटी है। सबसे छुटपुट आपका स्टेट कौन सी है, गोवा। ठीक है, 200 से 400 किलोमीटर साउथ वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला से ये दूर पड़ता है। Coral archipelago मतलब the group of islands formed by coral reef, atoll and submerged bank. UT लक्षद्वीप बनी थी इंडिया की यूनियन टेरिटरी इन 1956। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कब यूटी बनी थी इंडिया की, 1956 में। लक्षद्वीप कब बनी थी यूटी इंडिया की, 1956 में। हो गया क्लियर। ठीक है, गलत तो नहीं करोगे अब इन आइलैंड्स पे क्वेश्चन, आई जस्ट होप नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर क्रीक डिस्प्यूट, जो न्यूज में आप सुनते जाते होंगे या सुना होगा कभी। ये एक डिस्प्यूट है, हमें बताना है किन दो कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है। पहले तो ये बताओ ये सर क्रीक है क्या। सो दोस्तों, सर क्रीक एक्चुअली, अगर आप इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया का कच्छ गुजरात वाला एरिया पता चल रहा है, ठीक है, ये पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया है। अब ध्यान से देखना, ये 96 किलोमीटर का वाटर स्ट्रिप है, इसे सर क्रीक कहा गया है। और ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है इन दो राज्यों,
वैसे तो बहुत से डिस्प्यूट है इन दो राज्यों के बीच में, पर ये इनमें से एक डिस्प्यूट है जिसका नाम है सर क्रीक डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको तो हम टिक कर देंगे। आगे हम सर क्रीक के बारे में फटाफट पढ़ते हैं। ये वाटर स्ट्रिप है जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है, ठीक है। डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया पाकिस्तान में। इसे बाणगंगा ओरिजिनली कहा गया था, बाद में कॉलोनियल टाइम से ब्रिटिशर्स ने इसको सर क्रीक का नाम दे दिया। सर क्रीक एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो चुकी है इस पर इन 1965 वॉर के पर। क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है सर क्रीक एक 96 किलोमीटर वाटर स्ट्रिप का? ये वन ऑफ द फिशिंग ग्राउंड है, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग सोर्सेज है ये एशिया की, ठीक है। अनदर रीजंस कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर शायद तेल और गैस के रिजर्व्स हैं और जो दोनों कंट्रीज इसको, दैट इज व्हाई दोनों कंट्रीज इसको हथियाना चाहती है। सो कर सर क्रीक जो डिस्प्यूट है या बाणगंगा डिस्प्यूट किन दोनों के बीच में आती है? इंडिया और पाकिस्तान के पास। और वो लाइन क्लियर हो गई, कच्छ में पड़ता है गुजरात के, ठीक है। आगे बढ़ू, किस स्टेट को, फटाफट बताना कि किस स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा गया है? आइलैंड्स हमने कर लिए, अब हम स्टेट्स की तरफ जाएंगे। अब हम लार्जेस्ट स्टेट, छोटी स्टेट, पॉपुलेशन, पॉपुलस स्टेट, ऐसे हम चीजें या उनके जो टाइटल्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। सो कोहिनूर ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहा गया है? आंध्रा, केरला, मध्य या राजस्थान? तो कोहिनूर एक्चुअली जो डायमंड था वो मिला था कुल्लर माइंस ऑफ आंध्र प्रदेश से, तो तभी कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा गया है आंध्र प्रदेश को। पॉलिटिकल मैप में देख लेना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? गोवा, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश? सिलिकॉन वैली किसको कहा गया है इंडिया का? सिलिकॉन वैली कहा गया है बेंगलुरु को। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका इज योर सदर्न स्टेट, ठीक है। कर्नाटका इज योर सदर्न स्टेट। केरला और तमिलनाडु के यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश देख लो, ये अपना बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करती है? महाराष्ट्र के साथ, गोवा के साथ, आंध्र के साथ, तमिल के साथ और केरल के साथ, ठीक है। सिलिकॉन स्टेट इंडिया की कहा गया है कर्नाटका। अब मैं वो क्वेश्चन, हमारा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हम पढ़ते हैं कि सिलिकॉन वैली क्यों कहा गया। एक्चुअली जो सिलिकॉन वैली है वो सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। सिलिकॉन वैली अपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का ग्रेट हब है। बड़े बड़े जितने भी आप आईटी सेक्टर में बड़े योद्धा देखते हैं वो सिलिकॉन सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए हैं। इंडिया में ये जो ग्रोथ इरप्ट हुई वो हुई 1978 में, जब कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ने एस्टैब्लिश कर दी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। उससे क्या हुआ, एक बैटलफील्ड खुल गई आईटी सेक्टर्स के लिए। बड़े बड़े हाईटेक कंपनी जैसे विप्रो और इन्फोसिस जिन्होंने इन्वेस्ट करना वहां पे स्टार्ट कर दिया। आज कर्नाटका के पास 5500 आईटी कंपनी ऑपरेटेड है। दैट इज वाई कर्नाटका को इंडिया का सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। एक्चुअली सिलिकॉन स्टेट जो वैली है वो सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। हो गया क्लियर? सो ये कुछ एमसीक्यूज हैं बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसे हम कंटिन्यू करेंगे इन द पार्ट 2। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।